एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए याद रखिएगा लेक्चर 1 लेक्चर 2 एमसीक्यू का बेहतरीन तरीके से आप लोग कवर करवाया था। मैंने ये भी बताया था कि आप लोगों के लिए हमारे टीम के मेंबर ने 300 क्वेश्चन तैयार किए थे, जो मैंने ऑलरेडी बेहतरीन तरीके से आप लोगों को लेक्चर 1 लेक्चर 2 में बता चुका हूं। आज आप लोगों के लिए लेक्चर 3 नहीं है, आज आप लोगों का ऑल एमसीक्यू है। क्या मेरे भाई? ऑल एमसीक्यू है। आज आपको लगभग 150 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा, आज इस क्वेश्चन को ना एकदम बारीकी से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल आप लोगों को ध्यान से देखना है। एक तरह का मान के चलिए ना कि एक क्विक रिवीजन है और अंतिम पर आ रहे, इसके बाद और कोई क्लासेस आपका ज्योग्राफी सेक्शन का और आने वाला नहीं है। इस बात को भी थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन से हम लोग बेहतरीन तरीके से समझते हैं। पैसेंस बनाकर रखिएगा, टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए लेके आया हूं, ठीक है। क्वेश्चन पहला सर, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? देखिए आपसे पूछा गया है कि मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, तो बताएंगे सर मात्रात्मक क्रांति जो है मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नेक्स्ट बात है सर, एंथ्रोपोजेग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताएंगे सर याद रखिएगा रेटजेल है। कौन हो जाएगा मेरे भाई? रेटजेल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, प्रतिकर्ष और अपकर्ष के कारण उत्तरदायी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ना इसका ना अलग अलग याद रखिएगा आंसर बताते हैं। मेरे भाई पता है आप लोगों को, मैंने 4 बुक पे देखा, एक दो नहीं 4 बुकों में इसका मैंने आप लोगों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। तो प्रतिकर्ष और अपकर्ष का जो उत्तरदायी कारक बता रहे थे ना, याद रखिएगा। अब अच्छी तरह से देखिएगा तो चारों बुक में मैंने आपको बताया था गंदी बस्तियों के लिए। बाकी आप लोगों के ऊपर, अगर आप लोगों को लग रहा है कि इसका आंसर ये होगा ये होगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं एक एजुकेटर होने के नाते मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर सटीक बैठता है, ठीक है। तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक 3 बार पूछ चुका है आपके पेपर में। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारक हो जाएगी सर स्थलकृत। क्या हो जाएगी? स्थलकृत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगरीय है? आपको बताना है कि कौन सा महाद्वीप है जहां पे 90% से अधिक नगरीय आबादी क्या है? नगरीय है। तो बताएंगे सर यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, अगर मैं देखूं तो अफ्रीका होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या कौन सा देश है? मेरे भाई ये पता है ये क्वेश्चन इतना स्टूडेंट्स ने अलग अलग कमेंट कर रहे हैं, यहां तक कि स्टूडेंट ने क्या बोला बेड बिहेवियर भी क्या है। मेरे भाई एक बात मैं बता दूं, जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेंगे ना वो आपसे ज्यादा तेज वाला होगा। इस बात से एग्री करते हैं या नहीं? जो एग्जाम में आपका कॉपी चेक करेंगे वो आपसे तेज होंगे, उसका अंदर में ज्यादा एक्सपीरियंस होगा आपकी तुलना में। तो उनको पता है प्रेजेंट टाइम में अगर सर्वे हो या ना हो, जनगणना हो या ना हो, अगर 10 साल तक जनगणना अगर नहीं होगी मेरे भाई, तो क्या नहीं बता सकते हैं कि जो देश सबसे ज्यादा आबादी वाला होगा वह देश आबादी वाला है? बताएंगे या नहीं? या तो फिर हम लोग जिंदगी भर रटते रहेंगे, बुक में दिया था चीन, बुक में दिया था चीन। मेरे भाई अपडेट रहा कीजिए। इसका राइट आंसर याद रखिएगा भारत होगा, चाइना नहीं होगा। आप बोलेंगे सर जनगणना नहीं हुआ है तो फिर क्या होगा? नहीं मेरे भाई, जनगणना हो या ना हो, 2021 में होना था जनगणना लेकिन नहीं हुआ। अगर 10 साल तक जनगणना नहीं होगा तो आपको क्या लगता है कि चीन चीन ही रह जाएगा? क्या चीन एनसीईआरटी बुक में चीन ही रहेगा? एनसीईआरटी बुक में कुछ दिया रहे या ना रहे, मेरे भाई गूगल में आपको याद रखेगा, आपको पता होगा कि भारत की जनसंख्या प्रेजेंट टाइम में 140 करोड़ को भी पछोड़ चुका है। बस याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगर इसका आंसर आपको पेपर में अगर आ जाए क्वेश्चन तो आपको भारत लगाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है सर, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? देखिए मेरे भाई विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है मेरे भाई? विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन है सर कि निम्नलिखित में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है? न्यूनतम जन्म दर कहां पे पाई जाती है? तो बताएंगे सर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो जापान। क्या हो जाएगी? ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो जापान इसका सही उत्तर हो जाएगी। डॉक्टर महबूबुल हक निवासी थे, मैंने आपको बताया था ना, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 131वां है। पहला स्थान में कौन है सर? पहला स्थान में नॉर्वे है। कौन है मेरे भाई? नॉर्वे है। तो इसकी खोज किया था डॉक्टर महबूबुल हक ने, जो पाकिस्तान के रहने वाले थे। कहां का? पाकिस्तान इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगाज करते सर अगला क्वेश्चन कि यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? तो बताएंगे सर रोपण कृषि। क्या करते हैं? रोपण कृषि। मुझे ना एक बात समझ में नहीं आ रहा है, पूरे साल भर स्टूडेंट्स नहीं पढ़ा है क्या मेरे भाई? पूरे साल भर तक नहीं पढ़ा स्टूडेंट्स, और रूटीन आने तक वो नहीं पढ़ा है। और पता है क्या कहते हैं हमारे कॉमेंट में आके? पता है मेरे भाई, दुख फील होता है थोड़ा सा लिए, लेकिन गुस्सा भी फील होता है, लेकिन क्या करें, बर्दाश्त करना पड़ता है। कहता है सर हमें टॉप करना है, 1 सप्ताह पढ़ना है सर, टॉप करना है। हमने कौन से कोर्स को ज्वाइन करें?
तो मैं कहता हूं मेरे भाई कि आप कोई भी कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, पूरे एनसीईआरटी बुक को चाट लीजिए, लेकिन फिर भी आप टॉप नहीं कर सकते। हाँ, पास हो सकते, अच्छा खासा मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन टॉप नहीं कर सकते। ऐसा ऐसा मैसेज आता है, सोचिए। इसी कारण से ना मैं व्हाट्सएप ना ओपन नहीं करता हूं। प्रेजेंट टाइम में व्हाट्सएप है ना कम से कम 800 प्लस मैसेज आए, प्रेजेंट टाइम में बात करूं। खाली मतलब क्या बोलते, आप शब्द मतलब होता है ना कि कुछ काम नहीं है तो चलो, पूरा साल भर नहीं पढ़े तो मिसाल क्लासेस मिला है चलो, नहीं मेरे भाई, उसके लिए पढ़ना पड़ता है। याद रखिएगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, सुने हैं ना? नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ पाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। एक गलत हम लोग वर्ड सुने हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बिल्कुल नहीं, कुछ पाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते सर। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर। अगला क्वेश्चन कि भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी। भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक में शुरू हुई थी। ठीक है, अगर हरित क्रांति का फादर कहा जाए भारत का डॉक्टर, याद रखें मेरे भाई, पूरे विश्व का मैं अगर हरित क्रांति का फादर कहा जाए तो डॉक्टर बर्लग। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एस.एम. स्वामीनाथन। इसको भी आप लोगों को नोट डाउन करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। आप जो बेस्ट स्टूडेंट वीडियो की स्किप किए हैं, उनको समझ में नहीं आया है, ये क्वेश्चन अगर कल के पेपर में आ जाएगा कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, बोलेंगे सर बताया नहीं था, सर मैंने बताया नहीं था, कहां बताया था? अरे मेरे भाई, मैं जो बोल रहा हूं ना, याद रखिए, मेरे मुस्कुराहट पे मेरे गुस्सा होता है, मेरे मुस्कुराहट पर भी मेरा गुस्सा होता है। ठीक, इसी तरह से मैं जो चीज बोलता हूं सुना कीजिए गौर से। ठीक है, रबी की फसल पैदा होती है, रबी की फसल शीत ऋतु में, याद रखिए रबी की फसल शीत ऋतु में होती है सर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। निम्नलिखित में से कौन एक रेशेदार फसल नहीं है? देखिए मेरे भाई, यहाँ पे आपसे पूछा गया कि रेशेदार फसल नहीं है, क्या है? आपसे पूछा गया कि रेशेदार फसल जो है ना नहीं है, तो बताएंगे सर रेशेदार फसल जो है ना कॉफी नहीं है, बाकी सब क्या है? रेशेदार फसल है, लेकिन कॉफी क्या है? बताइए मेरे भाई, नकदी। क्या? नकदी फसल। सर नकदी फसल की पहचान कैसे करें? जो लिक्विड पदार्थ के रूप में होते हैं उसको हम लोग नकदी फसल कहते हैं। कैसे सर? तो बताएंगे सर, गन्ना लिक्विड पदार्थ, चाय, कॉफी, कहवा, कोको, ये सब क्या है? लिक्विड पदार्थ है। तो बोल सकते सर, याद रखिएगा, नकदी फसल के अंतर्गत आती है। नकदी नहीं सर, रोपण फसल का अंतर्गत आती है। सॉरी मेरे भाई, रोपण फसल। क्या जगह? रोपण फसल के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है सर कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए सबसे बड़ा कोयला का उत्पादक जो हो गया ना मेरे भाई, यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट है। देखिए अब मैसेज करना शुरू हो गया मेरे भाई, लोगों का क्वेश्चन आप देखते रहिए, लोग आप तमाशा देखिएगा, एक से एक क्वेश्चन है। चलिए मेरे भाई, आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ये सब देखने दीजिए लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ये आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, या क्या करना है आप लोगों को बताना है। याद रखिएगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? चीन। क्या हो जाएगा मेरे भाई? चीन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? चीन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, जो भी स्टूडेंट्स समझ रहे हैं सर क्या अमेरिका होगा या नहीं, नहीं मेरे भाई, चीन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है सर, रबड़ किस प्रकार की कृषि है? तो बताएंगे रबड़ क्या है? रोपण कृषि है। मैंने अभी जस्ट बताया था, जो लिक्विड पदार्थ के रूप में पाया जाता है उसको रोपण फसल बोलते हैं। फूलों की कृषि कहलाती है, फूलों की कृषि को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्या? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है सर, रूरल कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? रूरल कोयला क्षेत्र जो है जर्मनी में है। कहां पे मेरे दोस्त? जर्मनी है। क्वेश्चन को एकदम अच्छी तरह से समझिए, क्या करना है? क्वेश्चन को अच्छी ढंग से आप लोगों को सिर्फ समझना है। ठीक है, बेहतरीन तरीके से समझना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, गहन निर्वाह कृषि प्रचलित है। गहन निर्वाह कृषि कहां पे प्रचलित है? बताएंगे सर चाइना में। कहां पे मेरे भाई? चाइना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित में से कौन बागावती कृषि नहीं है? देखिए मेरे भाई, यहाँ पे आपसे पूछा गया ना कि बागावती कृषि नहीं है, तो बताएंगे सर मक्का। मेरे भाई पता है, रोपण कृषि को ना अलग अलग नाम से जाना जाता है। क्या आप लोगों को पता है? जैसे रोपण कृषि को हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, क्या बोलेंगे सर? बताएंगे सर बागावती कृषि। क्या कहते हैं? रोपण फसल को बागावती कृषि के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो बोल सकते हैं सर रबड़ तो है, चाय भी तो है, गन्ना भी तो है, लेकिन ये क्या है? मक्का। मक्का क्या है? खाद्य पदार्थ है। क्या मेरे भाई? खाद्य पदार्थ है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात है सर, विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा अगर तृतीय क्रियाकलाप है तो गायन है। क्या है? गायन इसका, सॉरी आपका राइट आंसर हो जाएगा पर्यटन है। क्या हो जाएगा मेरे भाई? पर्यटन। अगर आपसे पूछा जाएगा कि खनन क्या है, तो प्राथमिक क्रियाकलाप है। ठीक है, इसको भी आप लोगों को देखते रहना है। लोहरदंगा किस लिए प्रसिद्ध है? जो लोहरदंगा है वो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। और लोहरदंगा से आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो लोहरदंगा से भी रिलेटेड होंगे। यस या नो बता दीजिएगा, जो जो लोहरदंगा से है एक बार आप लोग थंब कीजिएगा। ठीक है, चलिए सर, निम्नलिखित महाद्वीपों में
किससे विश्व का व्यापार सर्वाधिक प्रवाह होती है? तो बताएंगे सर यूरोप। क्या जगह? यूरोप में ही सबसे ज्यादा व्यापार होती है। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पनामा नहर जोड़ती है, जो पनामा नहर है मेरे भाई, वो पनामा नहर किसको साथ जोड़ती है? किसको किसके साथ जोड़ती है? तो बताएंगे सर पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को कहां से? कोलोन से। कहां से? कोलोन से। सारा क्वेश्चन एकदम याद रखिएगा, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, क्या खोपड़ी में छेद कर लीजिए और 25 में से 25 ठोक कर लाना है और पेपर को फाड़ के आना है, फाड़ के नहीं फोड़ के आना है मेरे भाई, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है सर कि किस समुद्री मार्ग पर जिब्राल्टर स्थित है? किस समुद्री मार्ग पर? सवेज मार्ग पे। कहां पे है मेरे भाई? सवेज मार्ग में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां है? तो याद रखिएगा विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है ना जेनेवा में है। जेनेवा कहां है मेरे भाई? स्विट्जरलैंड में। कहां? स्विट्जरलैंड में है मेरे भाई, याद रखिएगा स्विट्जरलैंड में है। कौन? तो बताएंगे सर विश्व व्यापार संगठन क्या हो जाएगी? जेनेवा में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हम लोग का 34, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क नदी नहर के किनारे होती है? मेरे कई बार बता चुका हूं कि नदी जैसी आई मेरे भाई, नदी इस तरह से बहता है, ना कि नदी इस तरह से गोल गोल बहता है। क्या नदी इस तरह से कभी देखे आप लोग बहते हुए? नहीं। क्या इस तरह से देखे? नहीं देखे। लेकिन नदी जो है ना रेखीय आकार में बहती है। अगर रेखीय आकार में बहती है ना मेरे भाई तो हम लोग को पता चल गया होगा। डन। रखिए क्या जगह? रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है सर कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी? देखिए बिहार के बारे में आपसे नहीं पूछेगा, याद रखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? देखिए पुरुष जो पुरुष है ना, मर्द क्यों जाते हैं अपने राज्य को छोड़कर, अपने घर द्वार को छोड़कर? पेट पालने के लिए, पैसा कमाने के लिए, रोजगार के लिए। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगर आपसे यही स्त्री पूछी जाएगी ना, स्त्री मतलब महिला, तो आप इजीली से बता सकते हैं क्या हो जाएगी मेरे भाई? स्त्री अगर आपसे पूछेगी तो बताएंगे कूद के। क्या बताएंगे मेरे भाई? कूद के बताएंगे। क्या याद रखिएगा? शादी। क्या? शादी हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, थकना नहीं है, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। अभी मंजिल बहुत दूर है मेरे भाई, समझिएगा। भारत में कौन से पड़ोसी देश की सबसे अधिक प्रवास आए हैं? तो बताएंगे सर बांग्लादेश। याद रखिएगा सबसे ज्यादा अगर निवास करते हैं बांग्ला, याद रखिएगा भारत में, तो है सर कहां से? बांग्लादेश से। कहां से? बांग्लादेश से। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है? आपके घर के आसपास में बहुत सारे व्यक्ति होंगे जो ऊटी गए हैं काम करने के लिए, यस या नो? जो बहुत ठंडी अवस्था है, बहुत ठंडी मतलब जगह है, ठीक है। तो बताएंगे सर ऊटी कहां है? नीलगिरी में। कहां पे है? नीलगिरी। सर ऊटी कहां पे है सर? तो याद रखिएगा तमिलनाडु में। कहां मेरे भाई? तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर? इसमें बताना है सांस्कृतिक नगर कौन जाएगी? जेरूसलम। क्या जगह? जेरूसलम एक तरह का क्या है? सांस्कृतिक नगर है। क्या है मेरे भाई? सांस्कृतिक नगर। सिंचित क्षेत्र में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? सिंचित क्षेत्र में अगर मृदा निम्नीकरण का अगर प्रमुख कारण अगर आपसे और हमसे पूछा जाएगा तो बताएंगे सर मृदा लवणता। क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? मृदा लवणता। क्या हो जाएगा? मृदा लवणता। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगी। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है। याद रखिएगा बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है। आपके ब्लूप्रिंट में पूछा था या नहीं, एक बार बता दीजिएगा। मेघालय में है। कहां पे मेरे दोस्त? मेघालय इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं सर, किस फसल को उजाला सोना कहा जाता है? किस फसल को हम लोग उजाला सोना कहते हैं? तो कपास को कहते हैं। किसको हम लोग उजाला सोना कहते हैं? कपास को। कपास इस तरह का क्या है? सोना है। क्या है मेरे भाई? सोना इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न में बस दिल पे एक बात ठानिएगा मेरे दोस्त कि एक व्यक्ति खड़ा होकर जब हम लोगों को पढ़ा सकता है तो हम पढ़ क्यों नहीं सकते? खुद से बस एक बात आवाज निकालिएगा कि एक व्यक्ति जब खड़ा होकर दिन रात एक करके मैं कई रात को मेरे भाई दिन में तब्दील किया हूं। तब्दील मतलब बदलना। मैं कई रातों को दिल में बदल डाला हूं। कभी 2 बजे कभी 3 बजे तक मैंने आप लोगों के लिए स्टडी किया हूं, जाग के आप लोगों को पढ़ाया हूं। किस लिए मेरे भाई? क्या जरूरत पड़ा है मेरे लिए? अरे इतना अच्छा खासा जॉब छोड़कर मैं क्यों इस प्लेटफॉर्म को चूज किया हूं? क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है अपनी मेहनत पर, और हमारे साथ जो भी बंदे आप लोग जुड़े हैं मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हमारे झारखंड के आज नहीं, एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर बदलेगी एजुकेशन सिस्टम। और हर एक गांव पे मेरे भाई, हर एक गांव पे बोलेंगे, हर एक गांव पे के हर गांव तो दूर की बात, गांव के हर एक घर पे एक सर्विस हो गए मेरे भाई। एक में मिनिमम बता रहा हूं, जब पढ़ेंगे लिखेंगे याद रखेगा तो उनके अंदर में एक शिक्षित व्यक्ति पैदा होगी और उसको पता चलेगा कि कौन सही है और कौन गलत है। इसलिए मैं चाह रहा हूं मेरे भाई कि एक गरीब से गरीब बच्चा पढ़े और पढ़ लिख कर ऐसा स्थान पर पहुंच जाए जहां मुझे उस रूम पे घुसने के लिए कहना पड़े मे आई कमिंग सर। मुझे ये बात के लिए फक्र होना मेरे भाई। दुनिया में सब चाहता है, आपको गिराना सब कोई चाहता है, लेकिन 2 व्यक्ति है इस दुनिया पे जो हमेशा आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, एक माँ बाप और एक टीचर्स। बस इतना रखेगा, ठीक है।
भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य सभी को पता है सर, क्या हो जाएगी? पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी क्या हो जाएगी सर? यमुना हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यमुना। यमुना कहाँ है सर? दिल्ली में। कहाँ में? दिल्ली के नदी के किनारे स्थित है यमुना। क्या याद रखिएगा? दिल्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन में नेक्स्ट है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। मेरे बात को समझिए, सबसे लंबी नदी गंगा, सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। कर लेंगे ना मेरे भाई? चलिए सर, दुनिया का सबसे बड़ा नदी लंबा में नील, सबसे चौड़ा अमेजन। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो निम्नलिखित में से राज्यों में किसमें हीराकुंड परियोजना अवस्थित है? आपको पता है हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में। कहां पे मेरे दोस्त? उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तारापुर में। कहां पे स्थापित किया गया था मेरे दोस्त? तारापुर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये स्पीड में इसलिए बता रहा हूं ना, क्योंकि एक तरह का देखा जाए तो ये क्विक रिवीजन है। क्या है? एक तरह का, अगर मैं बात करूं, ये एक तरह का क्या है? क्विक रिवीजन है। क्या है मेरे दोस्त? याद रखिएगा, क्विक रिवीजन है। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, कि निम्नलिखित में से कौन राज्य गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? गोंडवाना कौन? झारखंड। गोंडवाना कौन होगा मेरे भाई? झारखंड होगा, इसके अलावा तो कोई हो ही नहीं सकता। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? अगर आपसे पूछा जाएगा ना राज्य का नाम, तो हम लोग आसम लगाएंगे, लेकिन क्षेत्र का नाम पूछा जाएगा तो डिगबोई। आज ही के क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया था। क्या बताएंगे? याद रखिएगा, डिगबोई। क्या हो जाएगा मेरे भाई? डिगबोई आसम में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है खैतड़ी में क्या है? खैतड़ी में क्या है? तो बताएंगे सर तांबा का खनन। क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? तांबा का खनन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। निम्न में से किस राज्य में कोयला का सबसे अधिक भंडारण है? कौन से राज्य में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है? झारखंड में। लेकिन झारखंड में कहां बताइए? धनबाद में। धनबाद में कहां? झरिया में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन में नेक्स्ट है सर, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली जो है औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। आपको बताना है, याद रखिए कहां पे है? तो कोलकाता हावड़ा। क्या हो जाएगी? कोलकाता और हावड़ा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। 11वीं पंचवर्षीय योजना मेरे भाई, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, दूसरा 1956 से 1961। याद रखिएगा मेरे भाई, 1961 से 1966। और इसके बाद यहां पे हो गए थे सर आपातकाल की स्थिति आ गई थी। ठीक है, जिस कारण से रोक दिया गया था। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना अगर आपसे पूछा जाएगा तो बताएंगे सर 2007 से 2012। क्या हो जाएगी? 2007 से 2012। अगला प्रश्न पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। मैसेज कीजिए जितना करना, आप लोगों का रिप्लाई नहीं मिलने वाला है। ठीक है मेरे भाई, सबको रिप्लाई मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन रात 12 बजे या 1 बजे के बाद यहाँ पे रिप्लाई दिए जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध पतन है? स्थलबद्ध पतन हो विशाखापट्टनम। क्या हो जाएगी? विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? सबसे लंबा तो बताएंगे सर 44। क्या सबसे लंबा है? 44। याद रखिएगा सर NH। क्या हो जाएगी? NH, नेशनल हाईवे 44। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन हमारे पेपर में, किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है? आपको बताना है कौन से प्रदूषण से सबसे अधिक जो है बीमारियां पैदा होती है। तो एक तरह का देखा जाए ना, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण। मेरे भाई इसका आंसर आप लोग एक बार बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार बता दीजिए ताकि मुझे पता चलेगा आप लोग कितना तैयारी किए हैं। तो बताएंगे सर जल प्रदूषण। जल प्रदूषण से याद रखेगा मलेरिया, हैजा होती है ना मेरे भाई, बीमारी बहुत तरह तरह के। अगर हम शुद्ध जल का उपयोग नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी सही से वर्क नहीं करेगी। इसलिए कुछ हो या ना हो, 2 चीज हमेशा शुद्ध लेने की कोशिश कीजिएगा, एक ऑक्सीजन और एक वाटर। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं और आप लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन को करेंगे। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर। संभववाद की अवधारणा निम्न में से किस घटना को महत्वपूर्ण माना जाता है? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा मानवीय। क्या जगह? मानवीय घटक। क्या आप लोग थक गए हैं मेरे भाई? एक बार आप लोग बता दीजिए कि आप लोग थक गए हैं। थक जाएंगे तो फिर बता दीजिएगा। ठीक है, यही छोड़ देंगे मेरे पास, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? मेरे भाई इसका आंसर आप लोगों को, ये क्वेश्चन है आप लोगों को छोड़ देना है। मानव भूगोल का जो कहा जाता है ना, जो क्या है सर, ब्लाडिबास्ट्रा ना क्या है, वो आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक है। आपको बताना आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल। क्या हो जाएगी? फ्रेडरिक रेटजेल इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। देखिए नहीं है, आपसे पूछा गया जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है, ये आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। तो बताएंगे सर, याद रखिएगा मेरे भाई, प्रवास, आवास, जन्म, मृत्यु। मृत्यु अगर मरे, कोई व्यक्ति अगर मर जाएंगे तो क्या करेंगे सर? मर जाएगा तो जनसंख्या घट जाएगी। कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो जनसंख्या बढ़ जाएगी। कोई व्यक्ति अगर प्रवास हो रहे हैं, दिल्ली से मुंबई चले गए तो जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन आवास, घर बनाने से कोई भी परिवर्तन
नहीं होता। यस या नो बता दीजिए। माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। बस हमारे माता पिता से एक ही उम्मीद लगा है मेरे भाई कि हमारे बच्चे सही अंक से पास हो, हमारा नाम रोशन करें। क्या आप लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे माता पिता का नाम रोशन हो? चाहते हैं ना? अरे कोई नहीं चाहता है मेरे भाई। इसके लिए ना मेहनत करना पड़ता है, दिन रात मेहनत करना पड़ता है, दिन रात रगड़ना पड़ता है। कितना मेहनत करने के बाद व्यक्ति एक सफलता व्यक्ति बनते हैं। सफलता का मतलब होता है कि एक ऐसे जगह पे खड़े होते हैं जहां पे खड़ा होने के बाद गर्व महसूस होता है कि आज हम मेहनत किए हैं पूरे लगन के साथ, आज उसके वजह से हम यहां हैं, ना किसी के सपोर्ट से हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, किस महाद्वीप में जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? देखिए मेरे भाई, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपसे पूछा गया है। आपको पता है क्या पूछा गया? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। तो बताएंगे सर जावा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि निम्नलिखित में से सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। सघन क्षेत्र में आपसे पूछा गया है दक्षिण पूर्वी एशिया। क्या हो जाएगी? दक्षिण पूर्वी एशिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान ने देने? याद रखेगा किसने? तो बताएंगे सर डॉक्टर महबूबुल हक ने। किसने हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर हम लोग का बिल्कुल सही हो जाएगी, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, जो क्वेश्चन नंबर हम लोग का टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है सर कि खट्टे फल की कृषि संबंधित है कहां पे? भूमध्य सागर कृषि में। कहां पे? ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है? देखिए मेरे भाई, कृषि क्या है? एक तरह का प्राथमिक क्रियाकलाप है। क्या है? कृषि क्या है मेरे भाई? एक तरह का प्राथमिक क्रियाकलाप है। ठीक है, तो एक बार आप लोग ध्यान से समझिए। प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप, इतना सारा क्वेश्चन आपसे पूछेगी। ठीक है, और फोड़ का आना है। क्या मेरे भाई? फोड़ का आना है। अंगूर की खेती कहलाती है। याद रखिएगा मेरे दोस्त, अंगूर की खेती को हम लोग क्या कहते हैं? विटीकल्चर। क्या कहते हैं मेरे भाई? याद रखिएगा विटीकल्चर बोल सकते हैं सर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन है सर, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? उष्ण अर्ध। क्या जाएगी? उष्ण अर्ध। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है? देखिए मेरे भाई, रोपण फसल नहीं है। कॉफी है, गन्ना है, रबड़ है, लेकिन गेहूं खाद्य फसल है। समझ में आ रहा है ना? चलिए, आशा करते हैं मेरे भाई कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है? इसमें आपको बताना है खाद्य फसल। खाद्य फसल मतलब जिसको खाने से हमारे पेट भर जाती है, तो मक्का होगा। यस या नो? मक्का इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, निम्नलिखित में से किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है? देखिए मेरे भाई, एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? पता है एक स्टूडेंट क्या कह रहा था? अहमदाबाद होगा। मेरे भाई, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है बताइएगा? ठीक है, गलत गलत आप लोग बिल्कुल कमेंट ना करें, क्योंकि दूसरा स्टूडेंट आपके कमेंट को देखेंगे तो उनको थोड़ा सा डाइवर्ट लगेगी कि वो मैं कुछ याद किया हूं कुछ और आप कुछ और बता रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोग वो चीज को सटीक आंसर करें जो आपको बिल्कुल 100% पता हो। ठीक हो? चलिए देखते हैं सर, निम्नलिखित में से क्यूबा की रानी कहा जाता है सर किसको? तो बताएंगे सर क्यूबा की जो रानी है मेरे भाई, याद रखिए गन्ना को हम लोग क्यूबा की रानी कहते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश हो जाएगा चिली। क्या हो जाएगी? चिली इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, और अंतिम प्रहार है मेरे भाई, इसके बाद और एक भी वीडियो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में और आने वाला नहीं है। बाकी मैंने आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया हूं। जो भी बंदा एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, सारा क्वेश्चन को एकदम चार्ट लेना है। 172 क्वेश्चन में प्रोवाइड किया हूं, चार्ट लेना है मेरे भाई। एकदम क्या करना है? गुड़ की तरह चार्ट लेना है। निम्नलिखित में से किसे कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं? आदिम निर्वाह कृषि। अच्छा पता है आपको कर्तन एवं दहन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? याद रखिएगा कि उस जगह को कृषि, जहां पे मान लेते हैं कृषि करना है, याद रखिए ऐसे स्थान जहां पे जंगल झाड़ियां हो, उस जंगल झाड़ियां को काट कर, मैं क्या बोल रहा हूं समझेगा, कर्तन दहन कृषि किसे कहते हैं? उस जगह को, एक ऐसी जगह जहां पे जंगल झाड़ी को लोग काटने के बाद उसको जला करके उसका उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उसको हम लोग कर्तन एवं दहन कृषि कहते हैं। ठीक है, चलिए सर, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना 1 मार्क्स का आएगा। निम्नलिखित में से कौन एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? आपसे ना यहाँ पे चतुर्थ क्रियाकलाप के अकॉर्डिंग पूछा गया है, तो बताएंगे सर, याद रखिएगा विश्वविद्यालय अध्यापक। क्या है? अध्यापन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, हेमाटाइट अयस्क से किस धातु का उत्पादन होता है? हेमाटाइट से आपसे पूछा गया, हेमाटाइट तो लोहा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? लोहा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पेपर में, निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक नगर है? व्यावसायिक मतलब आपको समझ में आ रहा है मेरे भाई?
क्वेश्चन नंबर जो 26 है, आपसे पूछा व्यावसायिक नगर याद है एम्स्टर्डम, क्या जगह एम्स्टर्डम, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। बाकी जो मैं मैप से रिलेटेड क्वेश्चन करवाया हूं सारा क्वेश्चन को तुम कंठस्थ कर लेना है। स्वेज नहर निम्नलिखित में से किसे जोड़ती है? जो स्वेज नहर है किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होती है? किससे सबसे अधिक विश्व प्रवाह होती है? तो बताएंगे सर यूरोप से। मैंने अभी पता है ना, सबसे ज्यादा अगर व्यापार होती है वो कौन सा कॉन्टिनेंट है? तो बताएंगे सर यूरोप। यूरोप याद रखिएगा महाद्वीप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, रबड़ का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। देखिए आपसे पूछा गया कि रबड़ का सबसे बड़ा निर्यातक देश है मलेशिया। क्या जगह मेरे दोस्त? मलेशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 32 है, आयात एवं निर्यात के बीच मूल्यों के अंतर को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स के पेपर में भी पूछे जाएंगे कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि आयात और निर्यात के बीच के संबंध को हम लोग व्यापार संतुलन कहते हैं। क्या मेरे भाई? व्यापार संतुलन। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? क्या तोहने हमारे बतवा बुझल पा रही ना? तोहनी के पेपर में ऐसे ने प्रश्न नहीं तो तोहनी पेपर के एकदम फोड़ कर आए भी, तोहनी एकर से बाहर नहीं पूछते, बुझली? तोहनी के खातिर हम जितना बता लियो, सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो, तोहनी एकदम चाट ले भी एग्जाम हॉल घुसन पहले पहले, बुझली? सारा क्वेश्चन तोहनी के मैच कर जीतो। और हम आशा कर रही हो कि अगर तोहनी पूरा साल भर अच्छी तरह से पढ़ ली और हम अभी जो तोहनी के खातिर यूट्यूब में जो बताए हो, अगर तोहनी बेहतरीन तरीके से कर ले ही, तो हम आशा करें कि 25 में से 25 लाए से तोरा कोई नहीं रोक सकते, ठीक हो। चलिए सर क्वेश्चन नंबर आते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो आपको बताना 38 का जनसंख्या घनत्व, तो आपको बताना ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है मेरे भाई। तो बताएंगे सर पश्चिम बंगाल में। याद रखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है, ठीक है। ऐसा तो सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, लेकिन आपसे पूछा गया क्या? जनसंख्या घनत्व पूछा गया। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, सबसे छोटा गोवा। विश्व में भारत की जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बताया ना मेरे भाई, सबसे बड़ा राज्य विश्व में नहीं, मैं बोल रहा भारत का। भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से? उत्तर प्रदेश। सबसे छोटा सिक्किम। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? मेरे भाई देखिए ना, जनगणना दो प्रकार का होता है। एक होता है सर, एक हुआ था सर मुझे पूरा याद है 1881 में, एक हुआ था सर 1872 में, ठीक है। तो देखिए आपसे पूछा जाएगा ना कि पहली बार जनगणना, तो बताएंगे सर याद रखिएगा पहली बार हुआ था 1872 में, जो 5 के आधार पर हुआ था, लेकिन 1881 में 10 के आधार पर जनगणना होती थी। अगला सर किस महाद्वीप में भारत का पहला प्रवास हुआ है? आपको बताना है कि किस महाद्वीप में भारत का पहला प्रवास हुआ है, तो वह है अफ्रीका। क्या जगह मेरे दोस्त? अफ्रीका इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में 0 से लेकर, ये क्वेश्चन मैं आज 3 बार बता चुका हूं, सुबह से लेकर अभी तक, सुबह से लेकर अभी तक ये क्वेश्चन मैं 3 बार बता चुका हूं। एक बार क्वेश्चन पढ़िए, हरियाणा इसका सही उत्तर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में गेहूं उत्पादन के लिए अग्रणी राज्य, भारत में कौन सा राज्य में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है? तो बताएंगे सर उत्तर प्रदेश में। कहां पे? उत्तर प्रदेश। चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में, ठीक है। एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? देखिए मेरे भाई यहाँ पे आपसे पूछा गया है ना कि नीली क्रांति से कौन संबंधित है? बताएंगे सर मत्स्य पालन, मछली पालन। याद रखिएगा मत्स्य पालन मतलब मछली पालन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सॉरी डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? मूंगफली मतलब बादाम। बादाम को देखते ही हमारे मुंह से पानी आने लगता है, हमारे नहीं आपके मुंह से पानी आने लगता है, तो गुजरात। क्या जगह मेरे दोस्त? गुजरात इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट में आते हैं सर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? देखिए धान का कटोरा कहा जाता है। देखिए मेरे भाई आपसे क्या पूछा गया कि धान का कटोरा कौन सा? बिल्कुल गलत आंसर बता रहे हैं आप लोग। सही उत्तर होगा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। क्या जगह? कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? देखिए नदी बेसिन है तो माही बेसिन। क्या जगह? माही बेसिन इसका राइट आंसर हो जाएगा सर। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? देखिए मैंने बताया था ना 4 क्वेश्चन को याद रखना है, फिर कहेंगे एग्जाम देकर कि आपने नहीं बताया था और तो कुछ उपाय नहीं है ना, नहीं बताया था। एक ही तो बातें हैं, नहीं बताया था। पहला नवीकरण संसाधन और नवीकरण संसाधन, परंपरागत ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा। समझ में आ गया ना? आपसे पूछा गया है क्या? याद रखिएगा किस प्रकार का जल किस प्रकार का है? याद रखिएगा जो जल है मेरे भाई, जल किस प्रकार का संसाधन है? याद रखिएगा ना जल अजैव है, ना अनवीकरण है, ना जैव संसाधन है। बोल सकते हैं सर चक्री संसाधन है, सब जगह पाए जाते हैं चक्री संसाधन के अकॉर्डिंग, ठीक है।
आते हैं सर अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर स्थित है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इंदिरा गांधी नहर सबसे बड़ा नहर है सर राजस्थान का, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से कौन सा एक लो अयस्क नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा एक जो है ना लो अयस्क जो है नहीं है। देखिए मेरे भाई, हेमेटाइट तो है, लिग्नाइट तो है, मैग्नेटाइट तो है, लेकिन एंथ्रोसाइट जो है ना कोयला है। क्या मेरे भाई, कोयला का सर्वोत्तम रूप है, कोयला का सर्वोत्तम अच्छा रूप है। क्या हो जाएगी, कोयला का सबसे सर्वोत्तम जो होते हैं ना, सबसे अच्छा कोयला क्वालिटी का, तो है एंथ्रोसाइट, ठीक है। तो बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगाज करते हैं सर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा खनिज के नाम से हम लोग जानते हैं। याद रखिएगा, भूरा खनिज में बता के थक गया हूं, बिल्कुल सही उत्तर बता रहे हैं, लिग्नाइट। क्या जाएगी, भूरा खनिज के रूप में लिग्नाइट को हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, निम्नलिखित में कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है। आपको बता रहे इनमें से झारखंड में कौन नहीं है। जो बोकारो से है वो एक बार लाइक करके बोकारो लिखेंगे, जो गिरिडीह से है एक बार आप लोग गिरिडीह से है तो एक बार लाइक करके गिरिडीह लिखेंगे, सिंगरौली से है, क्या झरिया से, सिंगरौली से तो बिल्कुल कोई नहीं होगा, झरिया से अगर जो है वो एक बार कमेंट कीजिएगा, ठीक है। देखते कितना है स्टूडेंट बोकारो, गिरिडीह और झरिया से। हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर और गैस पाइपलाइन किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। नहीं गुजरती है, ये आपसे यहां पे पूछेंगे, गुजरती है नहीं, कौन सा राज्य से नहीं गुजरती है, महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर, भारतीय रेल प्रणालियों को कितने मंडलों में विभाजित किया गया। जो भारतीय रेल प्रणाली है इसको कितने मंडलों में विभाजित किया गया, तो बताएंगे सर, याद रखिएगा 18। कितना जगह 18 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं मेरे भाई कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। आगे जाने से पहले मैं बता दूं, कोई ऐसे स्टूडेंट्स है आप में से जो अभी तक, याद रखिएगा, मैं बेहतरीन तरीके से जो आप लोगों को प्रोवाइड किया हूं मेरे भाई, जो भी स्टूडेंट्स आप में से है जो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल में जो आप लोगों के लिए मैं 3-4 सेट, याद रखिएगा बेहतरीन तरीके से यूट्यूब को ओपन करना है। यूट्यूब को ओपन करने के बाद मैं सारा लेक्चर को आप लोगों को बेहतरीन तरीके से आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर चुका हूं। एक बार अच्छी तरह से एग्जाम हॉल घुसने से पहले ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को बेहतरीन तरीके से कर लेना है। और पूरे क्लास में, पूरे साल भर में मेरे भाई, पूरे साल भर स्टडी कराने के बाद हमारे साथ ज्योग्राफी सेक्शन में अगर कुछ गलती हो गई है, कोई क्वेश्चन का आंसर मैं गलत बता दिया हूं, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, सॉरी चाहता हूं। हो सकता है मेरे भाई कि बताते बताते, मैं कोई रोबोट नहीं हूं, मैं इंसान हूं एक तरह, ठीक है। बताते बताते अगर कोई मिस्टेक हो गया है तो उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते थे सर आप गलत बताते थे। 1-2 क्वेश्चन था मेरे भाई कि मैं बोलता था सही पर मैं ऑप्शन क्लिक करता था गलत, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि आज हम लोग का ज्योग्राफी सेक्शन का लास्ट क्लास है। इसी तरह से मिलते हैं मेरे भाई अगले सेशन में, जो आपके क्लास में क्लास 11 में जो भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को इन्वाइट करें मिसाइल क्लासेस के छोटा सा परिवार में, ताकि वो भी आकर उनको भी एक अच्छे शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। चलिए मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। तब तो लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई व्यस्त रहे।